अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वॉचिंग जीत की सोच। आई एम योर होस्ट हुसैन लियाकत। और आज मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जिसमें बाबर आजम ने एक खूब सेंचुरी दागी है और इस्लामाबाद के बॉलर्स की खूब पिटाई। लेकिन उसके जवाब में जब इस्लामाबाद ने आगाज़ किया, आगाज़ बहुत ही ज़्यादा स्लो था, लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी कॉलिन मनरो और आज़म खान के दरमियान। उस पार्टनरशिप को देखकर यह लग रहा था कि इस्लामाबाद शायद बासानी वो मुकाबला अपने नाम कर लेगा। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद के बल्लेबाज जब आज़म खान आउट हुए तो शायद वो पॉलिसी होती है तू चल में आया, और ऐसी पॉलिसी आज इस्लामाबाद के बल्लेबाजों की हमें नज़र आई। हैदर अली भी कुछ ना कर सके, आज़म खान के आउट होने के बाद कॉलिन मनरो आउट हो गए, फिर इमाद वसीम भी कुछ ना कर सके, फ़हीम अशरफ भी कुछ ना कर सके, और इस्लामाबाद की टीम यूँ 8 रन से ये मुकाबला हार गई। और पेशावर ज़ल्मी इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे भी टॉप पे चलेगी। इस्लामाबाद बिल्कुल बॉटम पे है, उससे नीचे सिर्फ लाहौर कलंदर की टीम है। और अगर इस्लामाबाद एक और मुकाबला हार जाती है तो फिर यही कह सकते हैं आप कि इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर्स का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मली ये देखा गया है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है ये, या पेशावर ज़ल्मी की टीम, ये हमेशा से टॉप 4 में आती है। लेकिन इस दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड डाटा पे बिल्कुल काम नहीं कर रहा। जिस रोमान रईस ने पिछले मैच में ख्वाजा नाफे को पहली बॉल पे नॉकआउट किया था, उस रोमान रईस को क्यों बैठाया गया? फिर शादाब खान जो कि बॉलिंग में तो बेहतरीन रहे, बैटिंग में कुछ ना कर सके। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो कि ठीक लिए जा सकते थे और इस्लामाबाद ये मैच जीत सकता था। और बाबर आजम के हवाले से भी बात करेंगे। और सबसे पहले जो है अपने गेस्ट जो है उनका इंट्रोडक्शन आपको करवाते चले। बिल्कुल साउथ अफ्रीका से अभी भी लैंड हुए हैं जनाब शाकिर भाई साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब हसन रज़ा साहब, आपकी जान और आपकी धड़कनें इनके साथ धड़कती हैं। आज हसन भाई से पहला सवाल मैं हसन भाई ये करूँगा कि आपने क्रिकेट भी बड़े अरसा खेली है, लेकिन पिछले प्रोग्राम में आपने ये कहा था कि बाबर आजम अगर टॉप स्कोरर होंगे तो उनकी टीम नहीं जीतेगी, लेकिन आज बाबर आजम की टीम जीत गई। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? लकीली बिल्कुल बहुत लकीली जीत गई है, वरना 100 रन उनके ज़ाया हो जाते हैं। आज जिस तरह से मिस्टेक्स किए आज़म खान ने, इस्लामाबाद ने, और एक तरफ से लग रहा था कि मैच इस्लामाबाद ले जाएगा ये। अगेन जब लास्ट में देखेंगे बाबर आजम आउट हो जाते हैं तो फिर वो जीत जाते हैं, और उसके बाद जब रन्स करते हैं तो वो मैच हार जाते हैं। तो इसीलिए अनलकी थोड़ा सा रहा आज, हारते हारते जो वो जीत गए आउटस्टैंडिंग। और बाबर आजम को दाद देनी चाहिए याकूब को, आकिब याकूब ने जो 5 विकेट लिए, वहाँ से मैच का टर्निंग पॉइंट था मैन। यही इंपॉर्टेंट चीज़। मगर नो डाउट बाबर आजम वन एंड ओनली। वो क्या गाना है जो अली जफर ने गाया, खुल के खेल प्यारे कब तक तू डरेगा। ओहो हो मतलब तो इससे पहले डरे नहीं है क्योंकि होम क्राउड में इससे पहले डर रहे थे बाबर। इससे पहले वो डर रहे थे क्योंकि उन पे इतना प्रेशर डाला हुआ था एशिया कप से, वर्ल्ड कप से आपने, कि वो बहुत डर रहे थे। उसके बाद उनको पता लगा है कि लाख चाहे कुछ भी कर लें लोग, मगर खेलना तो होता है। अच्छा, प्रेशर असल में डालते थे, अब ये हम पे फेंक रहे हैं कि आपने प्रेशर डाला हुआ? नहीं, सबने डाला था, पूरी कौम ने हमारे डाला था कि स्ट्राइक रेट कम है और उसको कैप्टनसी से हटाना चाहिए, टीम परफॉर्मेंस कुछ नहीं हो रही है। तो उसने साबित किया है कि नंबर 1 बैटर हूँ मैं, और 11 सेंचुरी अपने T20 फॉर्मेट में कर चुके हैं। यही होता है कि प्लेयर को जब अपनी एबिलिटी का पता होता है कि मैंने किस तरह से खेलना है, मुल्क के लिए किस तरह से खेलना है, किस पोजीशन पे खेलना है, किस तरह इंप्रूव करना है डे बाय डे, वो क्लास उन्होंने दिखाई है। और नो डाउट आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं। अगेन उनको जो है अप्रिशिएट किया जाएगा कि वापस वो वर्ल्ड कप करीब आ रहा है और अपनी फॉर्म भी उनकी करीब आ रही है, तो अच्छा परफॉर्म करेंगे वर्ल्ड कप में। शाकिर, अगर बाबर आजम की बात की जाए तो PSL में आज वो दूसरी सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। अगर मजमूई तौर पे बात की जाए तो T20 क्रिकेट में वो 11 सेंचुरीज दाग चुके हैं। क्रिस गेल उनसे आगे हैं 22 सेंचुरीज के साथ, बाकी तमाम कोहली शोली उनसे पीछे ही हैं। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। और दूसरा, इस्लामाबाद के बॉलर्स की खूब धुलाई की, मतलब दिल खोल के धुलाई की आज। मेरे ख्याल बाबर आजम के लिए आज जो बड़ा आइडियल स्टेज था कि होम ग्राउंड पे खेल रहे थे, फिर जिस तरह लाहौर की विकेट्स बन रही हैं, वो जो हसन भाई ने बात की थी कि फट्टा विकेट्स हैं बॉलर के लिए, उसमें कुछ नहीं, और बाबर आजम ने उसको फिर यूटिलाइज़ किया। बाबर आजम में जो कमी कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि वो शुरू में बहुत स्लो खेलते हैं, आज भी वो बहुत स्लो खेले। उन्होंने तकरीबन 39-40 गेंदों पर पहली 50 की, लेकिन जब एंड ऑफ द इनिंग्स जब वो जाते थे तो वहाँ वो चौक हो जाते थे। आज बाबर आजम को वो एक जो नसीम शाह के छोटे भाई टीनेजर का ओवर मिल गया, उस ओवर ने उनको एक मोमेंटम दिया, और मोमेंटम उन्होंने फिर एंड ऑफ द इनिंग्स तक कैरी किया। और आखिरी 20 गेंदों पर उन्होंने तकरीबन 60 रन बनाए हैं। पहली 40 पे 50 और अगली 20 पे 60, अगली 20 पे 60। तो ये जो मोमेंटम उनको मिला, फिर उन्होंने T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट मोमेंटम। बाबर आजम के साथ इशू ये था कि वो शुरू में जो वो बहुत टुक टुक करते थे, एंड पे जाके वो लूज कर देते थे। मतलब वो जो उन्होंने शुरू में बॉल ज़ाया किए होते थे उसको जो है वो उसका जो कैपिटलाइज नहीं कर पाते थे। और आज उनको वो मौका मिला, वो एक ओवर जिसमें उन्होंने 5 बाउंड्रीज लगाई उस बच्चे को। उसके बाद ठीक है, टीनेजर उनको मिल गया, बाबर आजम का हाथ खुल गया, और बाबर आजम ने उसके बाद जो भी आया उसको देखा। और मैं कहूँगा थोड़ा सा शायद उनके जो वजीर थे
बादशाह के वजीर शादाब खान कैप्टन, शायद उन्होंने भी थोड़ा सा कोई हाथ होला ही रखा है कैप्टनसी में। आज बाबर आजम को एंड पे थोड़ा सा मौका दिया गया है, मुझे लगा है कि आप कह रहे हैं कि शादाब खान ने प्रॉपर मौका दिया है बाबर आजम को। मैं ये कहूंगा प्रॉपर अगर नहीं भी दिया तो मौका एक बाबर आजम को मिला है, वरना हुनैन शाह को ओवर नहीं बेसिकली बाबर आजम की इनिंग्स बदली, वरना बाबर आजम उस वक्त मेरा ख्याल है 50 गेंदों पे 65 या इस तरह की रन बना चुके थे। जब उनका हाथ खोला गया, उनका हाथ खोला गया, बाबर आजम का हाथ खोला है, मैं कहूंगा मुझे लगा ऐसा कुछ है। और उसके बाद फिर सेंचुरी के बाद शादाब का जाके बाबर आजम ने नसीम शाह के छोटे भाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। मतलब यार नसीम शाह का छोटा भाई था, उसका कोई ख्याल रख लेते। आपने एक ओवर में 23 रन और वो भी बड़ी अजीब व गरीब सी शॉट्स, जिस तरह साइम अयूब खेलते हैं, पीछे स्कूप लगा रहे हैं और छक्के लगा रहे हैं, चौके लगा रहे हैं। यार देखिए लाइकिंग डिसलाइकिंग हम कहते हुए आ रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर जगह चल रही है और लाइकिंग डिसलाइकिंग पीएस में भी चल रही है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे डिसलाइक कर दिया बाबर आजम ने। आप ये देखेंगे फ़हीम अशरफ नीचे आए बैटिंग में इस्लामाबाद में, उसके बाद और 2 बैटर्स थे वो भी नीचे आए और आपने बैटिंग हुनैन शाह को ऊपर बैटिंग के लिए भेजा है। हुनैन शाह की जगह तो नसीम शाह को आना चाहिए, नसीम शाह को आना चाहिए और उसके बाद खुद भी बैटिंग करते हैं, मैच जिताया है। और फ़हीम अशरफ वो ऑलराउंडर है जो पाकिस्तान टीम से मुसलसल खेलते रहे एज ए ऑलराउंडर, तो वो नंबर 7-8 पे आ रहे हैं और आपने हुनैन शाह को ऊपर भेजा। ये नहीं समझा कि हुनैन शाह को आप ऊपर बैटिंग भी करा रहे थे, हुनैन शाह को जो है वो बाबर आजम को सेट करने के लिए ओवर भी दे देते हैं। तो ये थोड़ा सा बादशाह वजीर की कंपनसेट करने के लिए करना पड़ता है और ये चीजें कर रहे हैं, देखें वही तो यही चीज होती है। और प्लेयर मगर फिर भी जैसा भी हो परफॉर्म करना चाहिए उसको। हैदर अली अनलकी रहे, एक बॉल पे उन्होंने जो है पहला हैदर अली हमेशा से अनलकी है, हैदर अली हो गए, आसिफ अली हो गए। हाँ बिल्कुल, आसिफ अली मगर कितनी क्रिकेट खेले हुए हैं, इनको अगर आपने खिलाना था फ्रेंचाइज में तो ओपनर खिलाएं ऊपर जाके बैटर में, आपने इतने डाउन ऑर्डर खिला दिया बीच में लेके जहाँ पर आपने। और 2 प्लेयर मैंने देखे कि आसिफ अली और हैदर अली 2 ही शॉट हैं अभी तक। जो कोचेज स्टाफ है क्या कर रहा होता है, वो क्या सिखाता है क्रिकेट में और खुद भी क्या प्रैक्टिस करते हैं कि सिर्फ काव कॉर्नर पे 2 शॉट हैं उनके पास, वहीं पर ही खेलते हैं। पूरे वर्ल्ड कप से वो खेलते हुए आ रहे हैं, लॉन्ग ऑन पे नहीं खेल रहे आप, लॉन्ग ऑफ पे नहीं खेल रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए तो बैटिंग पैराडाइज पिच थी आज। 212 रन किए थे पेशावर ज़ल्मी ने, अगेन आज 202 रन किए हैं मगर फिर भी फाइट बैक किया बहुत जबरदस्त। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि आज जो है पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद को शिकस्त दी, को वन साइड मुकाबला नहीं हुआ। ज़रा देखते हैं जी बाबर आजम का स्कोर कार्ड देखते हैं पेशावर ज़ल्मी का। उसमें देखेंगे कि बाबर आजम के अलावा साइम अयूब एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने रन्स बनाए और बाबर आजम के साथ देने वाले आसिफ अली कुछ रन्स बटोरने में कामयाब हुए, लेकिन उसमें ज़्यादातर क्रेडिट बाबर आजम को जाता है क्योंकि ये देखिए बाबर आजम 63 डिलीवरीज़ का सामना किया, 111 रन्स बनाए। डैट वाज ए हेल ऑफ नॉक फ्रॉम बाबर आजम। साइम अयूब की बात की जाए तो 38 इन 21 डिलीवरीज। हारिस 2 पे आउट हुए, हसीबुल्ला 0 पे आउट हुए, वाल्टर 19 पे आउट हुए, पॉवल 8 पे आउट हुए, बैग यू पार्डन, और आसिफ अली 9 इन 17 डिलीवरीज। सो शाकिर आपसे सवाल ये करूँगा कि मुकाबला तो चले सनसनीखेज था, लेकिन एक मीम चल रही है कि बाबर आजम अगर T20 टीम में हो पाकिस्तान की या ODI टीम में हो या फिर किसी लीग में हो, 11 बेनों का अकेला भाई होता है बाबर आजम। देखिए बाबर आजम का जो आज वो मिथ भी टूटी कि जिस दिन बाबर आजम सेंचुरी करेगा उसकी टीम हारेगी, वो तो क्रेडिट जाएगा याकूब को जिसने ऑल ऑफ सडन एक जादूगर बन के आया, या फिर जब या इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स के पास कोई प्लान नहीं था। बॉलिंग तो उसने तकरीबन नॉर्मल बॉलिंग की है, आम बॉल थी सारी, कोई उसमें वैरायटी नहीं थी। तो वो जो एक मैच एक ओवर में आप जब 4 विकेट देते हैं और देखें आपको तकरीबन 10-10.25 की एवरेज चाहिए, आप 18वें ओवर तक उसको मेंटेन करके आते हैं। आखिरी 2 ओवर में 20-21 रन आपसे जो है वो एक ओवर मैच को जो है वो पलट देता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बाबर आजम के लिए जो है वो एक लकी रहा, वरना वो जो एक मिथ थी कि बाबर आजम जिस दिन सेंचुरी करेगा उसकी टीम हारेगी। पाकिस्तान में भी होता रहा है, यहाँ भी उन्हें लगा था, लेकिन बाल बच गया। आजम खान की वो इनिंग्स जो 75 रन 30 बालों पे, वो बाबर आजम की सेंचुरी पे बारी हो गई थी, ऑलमोस्ट बारी हो गई थी, वो ले गए थे मैच। तो बहरहाल बाबर आजम की आज की इनिंग्स का क्रेडिट हम नहीं डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहते, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले, बहुत अच्छा खेले। हम चाहते हैं कि ये खेल वो खेलते रहें। वो जो शुरू में टुक करते हैं वो आखिर में कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे। आज अगर उनका हाथ खुल गया, उनका एतमाद आया, आज उनके वालिदैन भी बैठे हुए थे, लाहौर का क्राउड भी था और पेशावर के शायद लाहौर में ये आखिरी मैच लास्ट मैच था, तो उसको यादगार बना दिया। बाबर आजम को दुनिया पसंद कर दिया, पाकिस्तानी क्रिकेटर, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, इवन लाहौर उनका शहर है, सब पसंद करते हैं। तो आज की सेंचुरी पे उनको हम मुबारकबाद भी देंगे, उन्हें कहेंगे कि इस मोमेंटम को अब कैरी ऑन करें, उन्हें अगर मिल गया। बाकी वो जो आपने 10 बहनों का एक भाई, उसको आप ही ज़्यादा तशरीह कर सकते हैं, वो कैसे कह रहे हैं आप? देखिए रन्स नहीं बनाते ना कोई भी बंदा। अच्छा हसन भाई, वो 11 बहनों का एक भाई तो चले बात हो गई, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो पेशावर की टीम थी ये किसने सिलेक्ट की थी? मतलब इस टीम में बाबर आजम के अलावा कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसमें थोड़ा सा सेंस हो विकेट पे रुकने का? मतलब जो भी आता है दे मार 4.5 वाली बात होती है। सेम इस्लामाबाद के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये पेशावर में भी तो कोई डेप्थ नज़र नहीं आती बैटिंग में। अब डैन समी हैं, खुद टीम को लीड कर रहे हैं, खुद भी खेलते रहे इस फ्रेंचाइज से। उसके बाद मोहम्मद अकरम भी हैं साथ में, टीम के स्टाफ पूरा है।
ओवरऑल देखें तो 120 बॉलें होती हैं, 120 बॉलों में बाबर आजम जैसे बैटर्स हो, समझ लें एक एंड तो आपका सेव हुआ है, उसके बाद पावेल आपके पास बैटर आते हैं, वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हैं। उन्होंने लास्ट मैच में 46 रन की इनिंग्स खेली थी, मगर बैट्समैन को जब इंपॉर्टेंट होता है कि उसको बॉलें भी कितनी मिल रही हैं, जाते ही अगर आप 13 रन का एवरेज चेस कर रहे हैं और एक दो बॉलें आपने फेस करनी है तो वो हैदर अली वाला हाल होगा आपका, तो आपको टाइम नहीं मिलता है इतना एकदम से हिटें मारने का। तो टॉप ऑर्डर में देखें तो बाबर आजम लीड कर रहे होते हैं, ऊपर जाके सैम अयूब उनके साथ 36 रन की इनिंग खेली। इससे पहले भी 136 रन की पार्टनरशिप लगी है लास्ट मैच में दोनों बैटर्स के दरमियान, तीसरा मैच कंसेक्यूटिव ये मैच जीते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट होता है कि रन और बॉल का गेम है ये T20। अगेन अगर सैम अयूब भी लंबा खेलते हैं इनके साथ तो मजीद ये पार्टनरशिप बहुत लंबी जाती। ओवरऑल देखें तो T20 का फॉर्मेट यही है, इसमें आपके पास टॉप ऑर्डर में पावर प्ले में 2 बैटर्स ऊपर होते हैं, उसके बाद 6 ओवर के बाद आपको 6 से 12-13 ओवर के बाद जो एक ऐसा बैटर चाहिए होता है जो मैच को लेके चले। बाकी टेल आती रहती है, फ़हीम अशरफ हो गया, दीगर प्लेयर्स आते हैं, वहाँ से चिपिंग करते रहते हैं आप रनों में। ठीक हो गया। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा नज़र डालते हैं इस्लामाबाद के बॉलिंग कार्ड के ऊपर, जहाँ पे बात होती है हुनैन शाह की, उनको भी रन्स पड़े, नसीम को भी रन्स पड़े, लेकिन कंपैरेटिवली नसीम इकॉनमी वाइज बहुत अच्छे थे। लेकिन जब इस्लामाबाद का बॉलिंग कार्ड आप देखेंगे तो मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊंगा। ये देखिए, नसीम शाह 4 ओवर्स में 32 रन दिए, 1 विकेट हासिल की विद द इकॉनमी ऑफ 8। सलमान अली आगा was special, 4 over 25 runs and got the crucial wicket of Sam Ayub with the economy of 6.25. When we talk about Imad Wasim, 1 over 17 runs, इकॉनमी भी बड़ी हायर है। उसके बाद मिल्स जो कि टॉप क्लास के बॉलर हैं, लेकिन 2 ओवर्स में 30 रन दिए, 15 की इकॉनमी, सबसे महंगे मिल्स ही रहे। इसके अलावा शादाब खान 4 overs 28 runs and 2 wickets. शादाब खान was very outstanding in bowling and हुनैन शाह जो कि बाबर आजम जिनको आड़े हाथों लिया आज, लेकिन वो 23 रन के साथ भी उन्होंने मिला जुला के 36 रन ही दिए 3 ओवर्स में। और फ़हीम अशरफ 2 overs 29 रन। सवाल ये है शाकिर साहब कि पिछले मैच में रुमान रईस को आजमाया गया, उन्होंने ख्वाजा नाफे को भी आउट किया और बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग की। इस्लामाबाद की जब भी बात होती है तो इस्लामाबाद को हम कहते हैं कि डाटा पे रिलाई करते हैं, डाटा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है टीम, डाटा के ऊपर फैसले करती है। आज वो डाटा कहाँ पे गया कि आपका एक इनफॉर्म बॉलर, उसको आप नॉकआउट कर देते हैं पूरी गेम से, और अगर इस पिच पे रुमान रईस होते तो वो कम से कम 20-30 रन का फ़र्क डालते। देखिए, मैं पहले बात कर चुका हूँ कि आज के मैच में मुझे कुछ वज़ीर और बादशाह के दरमियान कुछ सेटिंग लगी है ऑनेस्टली, वरना देखें रोमान रईस जो न सिर्फ एक्सपीरियंस कंपेयर है, इस टूर्नामेंट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ओवर द ईयर्स वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को काफ़ी अर्से सर्व कर रहा है। और आपको बाबर आजम जैसे प्लेयर के सामने एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए होते हैं। आपको वो बॉलर चाहिए थे जिन्होंने पाकिस्तान में उन्होंने टर्म्स ऑफ क्रिकेट खेली हो, उनके पास इन विकेट्स पर इस तरह के बैट्समैन को रोकने का एक्सपीरियंस हो। उनको अगर वो इंजर्ड भी नहीं है, वो ठीक हैं, तो फिर उनको ना खिलाने की समझ मुझे तो नहीं आई। अब जिस तरह से नसीम, जिस तरह से शादाब, या फिर हमने गुज़िश्ता मैच में देखा कि शाहीन शाह अफरीदी को आउट ऑफ द बॉक्स अजीब से फैसले कर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर में तब्दीलियाँ, बॉलिंग में, फिर सिलेक्शन में। ये वही बता सकते हैं कि वो कौन से स्टैट्स ने उनको ये आज बताया कि आज हारिस को, रुमान को नहीं होना चाहिए। बहरहाल इसकी एब्सेंस ने बहरहाल इस्लामाबाद यूनाइटेड को कॉस्ट किया, ये मैच उनके हाथ से चला गया। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास रुमान होते और नसीम शाह के छोटे भाई हुनैन शाह की जगह अगर वो होते, या तो यकीनन वो 23 रन या 25 रन बाबर आजम से अनफिट हो गए, वो इंजर्ड थे भी। रोमान रईस अनफिट ये मेरे पास बात रही है मेरी रोमान रईस से, इज गुड। हां, मगर खेलना चाहिए था, फिर जाहिर पता है कि अगर वो फिट है और अगर वो 90% 80% भी फिट है, तो इस तरह की क्रूशियल मैच में जहां आपके लिए मस्ट विन की सूरत हाल हो, तो आपको अपने एक्सपीरियंस और नहीं, फिर आपने मेन बॉलर को अपने देखे कि सलमान अली आगा से अटैक करवाया, दोनों से स्पिनर से अटैक करवाया आपने। 1 ओवर किया, इमाद वसीम ने 17 रन दिए। मेन आपके ऑलराउंडर हैं आपकी पाकिस्तान टीम होती वो नजर आ रही है कि जो भी टूर्नामेंट का पहला मैच खेलती हैं 2 टीमें, वही फाइनल खेलती है। लेकिन इस दफ़ा जिन्होंने पहला मैच खेला है लाहौर कलंदर ऑलमोस्ट एज पे है, अगर एक और मैच वो हार जाते हैं तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और व्हेन वी टॉक अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर 2 मैच और हार जाती है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी घर का रास्ता ही जो है वो इख्तियार करेगी। तो ये मिथ भी ख़त्म हो गई और इस्लामाबाद के लिए चांसेस भी अब मुझे नहीं लग रहे। सीजन 9 हो गया, मिथ खत्म होनी चाहिए ना। हर टीम जो है वो एक दफ़ा चैंपियन बनती है, बार बार कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी टीम प्लानिंग होगी जब भी बनते हैं वो। मगर अदरवाइज देखें तो इस्लामाबाद भी अभी बॉटम पे जा रही है। फिर लाहौर को अगर आप देखें तो चैंपियन, दिफाई चैंपियन थी वो, और स्टडी समझ नहीं आई बिल्कुल भी उनके पास। खैर नो डाउट कि राशिद खान जैसे बॉलर्स नहीं है, मगर फिर भी टीम कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा कहीं पर भी लाहौर के अंदर का। और यही वजह है कि वो कभी बॉलिंग से हार रहे हैं, कभी बैटिंग से हार रहे हैं बीच में। फिर उसके बाद यही है कि जानदाद एक नए लड़के आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, एज ऑलराउंडर उनको खिला रहे हैं आप। मगर हमेशा शाहीन शाह यही है कि कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी भी करके आए हैं,
तो लाहौर कलंदर ने जितना दमखम लगाना था वो पूरा लगा लिया है लास्ट PSL लेकिन में। इस्लामाबाद भी तो दमखम नहीं लगा रही ना सर। देखिए अभी ये टॉस जीत के जो है आपने पहले जो है चेस करने का फैसला किया था शादाब ने। यहाँ पर आपके पास वही थे ना कि आप एक कॉलिन मिनरो सेट बैटर वो खेल रहे हैं बीच में आके, पहला बॉल कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने विकेट ली और 4 विकेट्स जो है आकिब याकूब ले गए। फिर आजम खान सेट बैटर थे, मैच फिनिश करके आना चाहिए था उन्होंने, पर सामने जो स्ट्रेट खेला है स्लो ऑन पे वो वहाँ पर आउट हुए हैं। हमेशा जब भी 2 साइड बैट्समैन खेल रहे होंगे क्रीज पे और जब आके अब दोनों साइड बैक टू बैक आउट हो जाएं तो कभी भी आने वाला बैटर्स जो है वो 6 बॉलों पे 6 छक्के नहीं मार सकता और गेम चेंजर नहीं हो सकता, क्योंकि बॉलर की फिर में चले जाता है मैच पर। और यही हुआ कि आकिब याकूब को पता था कि बॉल जो है मैं आरिफ याकूब जहाँ पर मैं बॉल करूँगा दूर करूँगा बॉडी से, और बॉडी से दूर ही करिए, जहाँ हिटें लगी हैं मिड विकेट पे लगी हैं, लॉन्ग ऑन पे लगी हैं और वहीं पर ही प्लेयर आउट हुए। फ़हीम अशरफ फिर रिवर्स खेलने के लिए गए तो वहाँ पर उनके पास मौका मिल गया उनको कि अब ग्रिफ्ट बॉल करने का, और डैन समी ने जो स्ट्रेटजी अपनाई उसमें कामयाब होगी पेशावर ज़ल्मी। मैं सर बिल्कुल प्लेट में रख के दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को। जब आज़म खान और मनरो आउट हो गए तो उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं था कि बिल्कुल इस्लामाबाद के पास बैटिंग ख़त्म हो गई थी। उसके बाद आप देखिए कि इमाद वसीम मौजूद थे, फिर फ़हीम अशरफ मौजूद थे और हैदर अली मौजूद थे। लेकिन ये हैदर अली कब रन्स करेंगे? मतलब प्लाटिनियम से ड्रॉप हो गए, सप्लीमेंट्री में आ चुके, लेकिन अभी भी शायद पता नहीं क्या सोचते रहते हैं जब बैटिंग में आते हैं। एक ही दम आके हिट मारी, वो भी हाथ में कैच थमाया और चले गए। मेरा ख्याल है जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रहा था 4-4 5-5 सिंगल लेके एक बाउंड्री लग रही थी, 10-10 रन बनाने थे। आखिरी 2 ओवर में भी ऐसा किया जा सकता है। जो भी आया उसको गेम प्लान नहीं दिया गया। मुझे यही लगता है कि उसको यही कहा गया कि जाके तूने हिट ही मारनी है, जाके तूने 6 ही मारना था कि 10 रन एक ओवर में कोई बड़ा रन नहीं होते। आप 5 सिंगल ले लें, एक बाउंड्री लगी आपके पूरे हो गए, आपका एक छक्का लग गया, 4 सिंगल ले लिए, पूरे हो गए। आपको इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं थी। एक विकेट अगर गिर गई थी, मनरो आउट हो गए, चले पहली बॉल पर उन्होंने मतलब चांस लेने की कोशिश की, विकेट से बाहर निकले, मिस हो गए। उसके बाद आने वालों को चाहिए था कि संभाले मैच। आप सेकंड लास्ट ओवर में अगर 4 विकेटें देने के बजाय आप 8 रन बना लेते, 7 रन बना लेते, तो आखिरी ओवर में आप 12-13 रन फिर भी बना सकते हैं। बहरहाल वो एक गेम प्लान बिल्कुल नहीं नजर आया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम एकदम से पैनिक हुई, जो ही आजम और मनरो आउट हुए उन्होंने कहा कि हमारा मैच गया। ताकि देखें बड़ा एक्सपीरियंस है हैदर अली के पास भी, बड़ा एक्सपीरियंस है, काफी अरसे से वो टीम के साथ। मगर आप मैंने हमने बताया क्रिकेटिंग शॉट तो मारे, इमाद वसीम के पास बड़ा एक्सपीरियंस है। वो गेम प्लान नहीं नजर आया, जिसने आना है उसने मारना है, ये समझ मेरे से। देखिए मारने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि देखें वनडे ड्यूसन ने सेंचुरी करी पिछले मैच में, स्ट्रेट खेले, सामने शॉट्स, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें। हिट मारने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप हर बॉल जो है वो शफल करके आके लेग स्टंप पे मारे। आपके पास लॉन्ग ऑन भी होता है, सामने बॉलिंग भी नहीं हुई। मैं ठीक है उसने विकेट थी, मैं उसको डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहता, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई मिस्ट्री बॉल नहीं थी, कोई बैड बाउंस नहीं था, कोई एक्स्ट्रा स्पिन नहीं था, सीधी आम बॉल कराई है सारी उसने। एक वो थोड़ा सा लेंथ को जरूर चेंज करता रहा, लेंथ को दूर करता रहा, बहुत स्लो पिच था ये। तो ओवरऑल यही है कि जो बैटर्स थे मेन, जब बैक पर आउट हुए तो वहां से प्रेशर आ गया। ठीक हो गया, यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। बैक टू शो। अब हम बात करेंगे इस्लामाबाद की बैटिंग के हवाले से, लेकिन एक बात इमाद वसीम के ऊपर हो रही थी तो इमाद वसीम की बात कर लेते हैं शाकिर भाई साहब से। शाकिर साहब, इमाद वसीम, वो उनके ऊपर बड़ी मीम भी बनी थी कि प्यारे जो है वो कराची से वापस अपने घर को लौट रहे हैं, और वो एक मीम को मशहूर भी किया गया था। लेकिन जब वो अपने घर आए तो ना बैटिंग में कुछ इम्पैक्ट उनका नज़र आ रहा है और ना ही बॉलिंग में इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। और मुझे कई ये भी लगता है कि शायद उस तरह से शादाब खान उनको यूटिलाइज भी नहीं कर रहे हैं एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न। जब भी हमने देखा इमाद वसीम एक ऐसे बॉलर है कि जो कि पहले ओवर में आपको विकेट्स लेके देते हैं, लेकिन उनको पावर प्ले में भी उस तरह यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, और बैटिंग में तो इमाद वसीम बिल्कुल ही आउट ऑफ टच नज़र आ रहे हैं। देखिए, इमाद वसीम की इस्लामाबाद वापसी पर मैं तो ज़ाती तौर पर खुश था। हमने हमेशा जब भी PSL हुआ हमने यही ख्वाहिश जाहिर की इस्लामाबाद बॉर्न प्लेयर्स को अडॉप्ट करना चाहिए, और ये वापसी को तो बड़ी खुशाइन थी, लेकिन यहाँ को क्लिक नहीं कर पाई या उनको यूटिलाइज नहीं किया। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मुझे लगता है इमाद और शादाब में कहीं पर्सनैलिटी क्लैश ना हो, कुछ इस तरह का इशू ना हो शायद के, क्योंकि शादाब खुद बड़ा डाउन जा रहे थे इस टूर्नामेंट से पहले। ठीक है, इस इवेंट में उनकी बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर हुई, शादाब की वजह से बैटिंग अच्छी भी ड्रॉप किया गया था। ये मुझे कोई लगता है वो जो क्योंकि अथॉरिटी तो इस वक्त शादाब ही हैं, तो वो एक पर्सनैलिटी क्लैश मुझे लग रहा है, या क्लैश ऑफ टाइटन आप कह लें कि पिंडी और इस्लामाबाद के लड़के का आपस में कुछ शायद उस तरह से यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। बहरहाल इमाद को आप बेंच पे नहीं बिठा सकते, बड़ा एक्सपीरियंस है उसके पास, वर्ल्ड में सारी लीग्स खेलता है, अच्छा परफॉर्म करता है। या मुझे यही लग रहा है कि यूटिलाइजेशन का मसला है, उसको राइट टाइम पर यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। कि बाबर आजम जो है वो स्पिनर से अटैक कर सकते हैं जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस तरह से साइम अयूब से, तो वाई नॉट। मेरा ख्याल है बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में
कि इमाद वसीम ने जो अटैक किया है। नहीं, एक ओवर किया आज, एक ओवर किया, उसके बाद कोई ओवर नहीं लेकिन किया उस ओवर में 17 रन दे दिए, लेकिन वो ओवर भी लेट पे आके किया था जब सबको पिटाई पड़ी थी। असल में आपसे मेरा सवाल ये है कि आजम खान के ऊपर तो बाद में हमने बात करनी है, लेकिन आजम खान और मनरो के आउट होने के बाद बीइंग ए स्पेक्टेटर या बीइंग ए फैन ऑफ द गेम, मुझे ऐसा लगा कि इस्लामाबाद वालों ने ना वो एक फ्रेज इस्तेमाल की, तू चल में आया। मतलब सारे ही एक ही ओवर में 4 विकेटें, उसके बाद भी जो आया एक छक्का मारने की कोशिश में आउट हो गया, कोई क्या करने की कोशिश में आउट हो गया। तो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग की है इस्लामाबाद यूनाइटेड। बिल्कुल पैनिक हो गए यहाँ पर, पैनिक हुए हैं। और पैनिक सिचुएशन में ऐसी होता है कि आप शॉर्ट सिलेक्शन ढूंढते हैं कि कहाँ पर हिट करनी है। फिर जो बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी में एक चीज़ थी कि बाबर आजम लॉन्ग पर थ्रू आउट खड़े हुए हैं। ब्रायन सेमी उनको मैसेज कर रहे थे कि बॉलर जितने भी हैं वो लेंथ बॉलिंग करें दूर बॉडी से और आगे ना करें, क्योंकि आगे की बॉल को हिट लग जाती है इजीली। इसलिए कुछ पैडल शॉट खेले फ़हीम अशरफ ने। उसके बाद दूसरा जो बैटर से खेलने गए नसीम शाह जैसे खेलने गए, लॉन्ग ऑन पे आउट हुए। तो बॉडी से दूर बॉलें की हुई थी। यही एक ट्रिक होती है बॉलर्स की कि अगर हाफ वाली बॉल करेंगे तो वो लिफ्ट होकर सामने चली जाती है लॉन्ग ऑन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट था। और फिर उस टाइम पे जब सेट बैटर्स खेल रहे थे, कॉलिन मिनरो और आजम खान तो आउट हो गए, वहाँ पर बॉलर को फेवर जाती है। फिर बॉलर्स पूरी पोजीशन में आया था कि आप ये हिट ही मारेंगे, तो प्लेसमेंट कोई नहीं की, इनसाइड आउट किसी ने एक्स्ट्रा कवर नहीं खेला और पैडल शॉट खेलें, दूर शॉट खेलें बॉडी से। तो उसी की वजह से फिर बैक टू बैक जो है वो विकेट जीती गई और अंडर प्रेशर हो गए इस्लामाबाद के बैटर्स। ठीक हो गया, अंडर प्रेशर हो गए इस्लामाबाद के बैटर्स। लेट्स हैव अ लुक एट द बैटिंग कार्ड ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। क्या कुछ किया इस्लामाबाद के ओपनर्स ने, उसके बाद आजम खान की धुआंधार बल्लेबाजी के ऊपर भी बात होगी। और जो मैं बात कर रहा हूँ तू चल में आया, वो आपको इस बैटिंग कार्ड में बिल्कुल पता चल जाएगा कि इस्लामाबाद के बैटर्स ने आजम खान और मनरो के जाने के बाद क्या कुछ किया। हालांकि कुछ छोटे नाम नहीं थे। व्हेन वी टॉक अबाउट इस्लामाबाद बैटिंग, देयर वाज ए चेंज इन द अप ऑर्डर बिकॉज ऑफ द unavailability of Alex Sales. Cox 13 in 10 deliveries. Munro played beautifully well, 71 in 53 deliveries. Shadab 6 in 8 deliveries. Again failure for Shadab. Salman Ali Agha was failed today, 14 in 8 deliveries. Azam Khan, what a knock that was. 30 deliveries and 75 runs. That was outstanding, mind blowing. अब मैं जिस ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात करूं, उसके बाद हैदर अली 0, उसके बाद फ़हीम अशरफ 1, इमाद वसीम 1, हुनैन 0, नसीम शाह 8, मिल्स 1। सो ये वेरी वेरी सॉरी बैटिंग कार्ड। 5 से 6 बैटर्स जो हैं वो डबल फिगर में नहीं गए, डबल फिगर में क्लिक नहीं किया। शाकिर साहब, सवाल ये है कि 30 डिलीवरीज, 75 रन्स with the help of 6 sixes and 6 fours. What outstanding knock from Azam Khan. नो डाउट आउटस्टैंडिंग नॉक। लेकिन मैं समझ रहा हूँ उस वक्त जब आजम खान बम्बार्टमेंट कर रहे थे, उस वक्त बाबर आजम अपने बॉलर को समझाने के बजाय वो बाउंड्री पे जाके कैप्टनसी सीख रहे थे डैरेन समी से। इसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी इसके ऊपर भी बात करेंगे। 3-4 साल पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में लीड किया। वो अपने बॉलर को सपोर्ट करे, उसके साथ कहीं खड़ा हो, सर्कल में खड़ा होना चाहिए, सर्कल में खड़ा हो, बाउंड्री पे जाके उससे टिप्स ले रहा है। सलमान अरशाद सबसे एक्सपेंसिव, सलमान अरशाद पिटाई खाए जा रहे हैं, वो बताने वाला नहीं है, बाबर आजम को पास आना चाहिए ना यार, इस जगह पे तो चक्कर गया। और वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी है। आप आजम खान इज हैवी वेट, उसकी रीच उतनी ज्यादा नहीं है, आप उसको बॉडी से दूर खिलाएंगे वो उसके लिए मुश्किल होगा। कोई गेम प्लान नहीं था। और बाबर आजम अगर कोई गेम प्लान के साथ आते हो तो मैं नहीं समझता कि सलमान अरशाद या कोई और बॉलर आजम खान को आउटसाइड ऑफ स्टंप वाइड पे थोड़ा सा लेके जाएं, वहां पर बॉल करा के आउट ना कर। एक चीज है कि ये ऑप्शन स्पिनर का सिर्फ एक ओवर का यही उनके पास था, उसके बाद स्पिनर का ऑप्शन नहीं था। मेरे ख्याल फास्ट बॉलर भी जिस तरह देखे जिस तरह के वाइड जॉर्कर अगर मारता और स्लो डिलीवरी का यूज सलमान अरशाद से कराया जाए, उसको कोई गाइड तो करता। जब उसको मार पड़ रही है वो पीछे मुड़ के देख रहा है तो बाबर आजम जो है वो बाउंड्री पे समी से टिप्स ले रहा है, मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, आप होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत अपडेट लेनी चाहिए, लेकिन ये बाबर आजम को फ्रेश कैप्टन नहीं है। उसने काफी ये बड़ा एक्सपीरियंस होता है पाकिस्तान जैसी टीम का तीनों फॉर्मेट में लीड कर रहे हो। उसके बाद वो पावल वहां से है, लॉन्ग ऑफ की तरफ से पावल ने उनको कुछ समझाया। सर ये बताइए मुझे, इट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन फ्रॉम शाकिर कि बाबर आजम पाकिस्तान के भी कप्तान रहे और जब बॉलर को मार पड़ रही है तो वो लॉन्ग ऑन पे खड़े हैं और उनके पीछे जो है वो डैरेन समी को समझा रहे हैं। मुझे इतना बता दीजिए कि पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम है या डैरेन समी अभी भी? वो कैप्टनसी तो वही कर रहे हैं बाहर से, जिस तरह से। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा इनपुट दूंगा। जो स्ट्रेटेजी की टाइम आउट होता है 3 माह, उसमें भी आते हैं उस वक्त जाएं आप, ठीक है, आपके उसमें भी आते हैं कोचेस से लें राय, जो भी आपने टिप्स लेंगे, आपको ग्राउंड के अंदर अपनी टीम को खुद लड़ाना। मेरा वही पॉइंट है कि बाबर आजम इज नॉट इनएक्सपीरियंस कैप्टन। उसने पाकिस्तान को 3-4 साल कैप्टनसी की है, उसके पास अब उसको मजीद दौरान मैच, ये फुटबॉल का मैच तो नहीं है कि जो कोच होता है वो
एक एक मिनट बाद बता रहा होता है यार इस प्लेयर को इधर करो, ये आपके पास सर्किल में फील्डर होते हैं, आप लॉन्ग ऑफ की तरफ आ सकते हैं अंदर जो सर्किल होता है। आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस, आप मेरी बात से मतलब एग्री नहीं करते कि बाबर आजम को सर्कल में खड़े होकर मैनेज करना चाहिए था, वरना आजम खान 30 बालों में 75 कभी ना बनाता। एप्रिसिएशन होती है बहुत ज्यादा, वो होनी चाहिए। और जब तक कैप्टन क्लोज टू द बॉलर नहीं होता तो उसको फिर कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, और कॉन्फिडेंस सारा जो है वो शॉर्ट बॉलर पे जा रहा था। सलमान इरशाद ने देखिए अब याकूब ने अच्छा ये आज नहीं हुआ, शाकिर जो काम कर रहे हैं ये कल भी हुआ सलमान इरशाद के साथ, जब उनको मार पड़ रही थी। कल मेरे ख्याल है वेंडेड हुसैन उनको मार रहे थे और उस वक्त भी बाबर आजम लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन पे खड़े थे, और इवन पॉवल की भी बात की कमेंटेटर्स ने यार कि ये दोनों सीनियर प्लेयर्स किधर हैं, उनके बॉलर को मार पड़ रही है और वो पीछे मुड़ के देख रहे हो, उसका कप्तान भी नहीं है, सीनियर प्लेयर भी नहीं है। कैप्टन के लिए कवर जो है सूटेबल होता है, आप एक्स्ट्रा कवर पे आते हैं, नॉर्मल कवर जो होता है वहां पर मिड ऑफ पे खड़े हो जाएं, लॉन्ग ऑफ पे खड़े होने की बजाय। मगर वो चेंज लेफ्ट एंड राइट हैंड आए थे ना, तो फील्डर वो अंदर करना पड़ता है, वहां से दूर पड़ता है, इसलिए आपकी पोजीशन कवर बनती है। पॉइंट पे आ सकते हैं आप, कवर पे आ सकते हैं, बैकफुट पॉइंट पे आ सकते हैं। ये जगह ऐसी होती है क्योंकि फील्डर जो है 4 अंदर रहते हैं, वहाँ से बाहर चले जाते हैं फील्डर, तो यही मेरे ख्याल में। मगर ओवरऑल रिजवान को अगर आप देखें तो वो चीज़ बड़ी टैक्टिस होती है, आप बिहाइंड द स्टंप्स होते हैं वो दूर भी होते हैं, और बॉलर बैक ड्राइव की तरफ भागते हुए जाते हैं, बॉलर को अप्रिशिएट करते हैं। बास आफरीदी हो गए, उनके पास जितने भी बॉलर्स हैं उनको मोहम्मद अली जिस तरह टॉप बॉलिंग कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। तो कैप्टनसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, वैसे कल जट साहब यहाँ पे मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि कप्तानी की जंग अभी भी चल रही है और नया सेटअप आया है, कोई नया कोच आएगा तो फिर पता चलेगा कोई नया कप्तान लेके आए। बाबर आजम कप्तानी वापस लेना चाहते हैं, शाहीन अफरीदी रिटेन करना चाहते हैं, रिजवान भी कप्तानी की जंग में शामिल हैं, लेकिन जो हमें चीज़ें सामने सामने नज़र आ रही हैं इनमें तो सबसे डिजर्विंग केस मोहम्मद रिजवान ही लगता है, जो कि कल जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है एज ए कैप्टन, क्योंकि वो अपने उन बॉलर से, मोहम्मद अली जैसे बॉलर से जो कि फर्स्ट क्लास में बेचारे पिछले 10-12 साल से ख्वार हो रहे हैं, उनको उसने सुपरस्टार बना दिया। इससे पहले एहसान उल्लाह को उसने किस तरह यूटिलाइज़ किया, शाहनवाज धानी को किस तरह यूटिलाइज़ किया, अपने तमाम तर कॉम्पोनेंट्स को वो बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। देखिए ये असली अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि जब भी रिजीम चेंज होती है, ऊपर से सेटअप चेंज होता है, वो टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियाँ आती हैं, खासकर कैप्टन उसका पहला शिकार होता है। और जहाँ तक शाहीन शाह अफरीदी की बात है, उनको जब कैप्टन बनाएगा T20 टीम का, तो उस वक्त जो सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट था वो यही था कि यार उसने लाहौर के अंदर को चैंपियन बना दिया, लाहौर के अंदर को जीत दिया, उसको अच्छा कैप्टन किया। अब वही जो आर्गूमेंट है वो काउंटर आर्गूमेंट बन गया उनके लिए कि वो लाहौर के अंदर 5 मैच हार गई, 4 मैच उनकी पाकिस्तान की टीम को लीड किया, वहां हार गए। तो वो किस लिए बन गया? इसलिए बन गया लाइकिंग डिसलाइकिंग। और आपको पता है कि शाहीन शाह के पीछे कौन है, देखिए वो तो लॉबिंग पे तो हमने बनाया गया है, मगर देखिए ना, एक बॉल पिकर था, वो बॉल पिकर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है वो दुनिया को नजर आ रहा है। और बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की स्ट्रेंथ बड़ी है, लॉबिंग भी बड़ी है, स्टारडम भी है। रिजवान का इशू ये है कि रिजवान मेहनती प्लेयर है, उसका फोकस, रिजवान का फोकस सरफराज की तरह सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे वो दे ही जा रहा है, लेकिन वो लॉबिंग नहीं कर रहा। आप देखें ना, आप कोई काम कर रहे हैं, साथ 2 ढोल वाले भी आपने रखे होंगे, ढोल बजाओ, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो काम नजर आता है। आप मार्केटिंग कंपनीज नहीं देखते, पहले जब फिल्म रिलीज हुआ करती थी तो रिक्शे के पीछे उसका बैनर लगा होता था और रिक्शे के अंदर ढोल वाला बैठा होता था, ढोल बजा रहा होता था, लोग ढोल की तरफ मुतवज्जे होते थे तो वो स्क्रीन भी देख लेते थे कि कौन सी फिल्म आ रही है। तो ये पोजीशन है इस वक्त बाबर आजम और शाहीन के पास, तो हैं वो ढोल बजाने वाले, वो अट्रैक्शन देने वाले, लॉबिंग करने वाले। मगर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बाबर आजम से बिफोर द वर्ल्ड कप सबके ढोल बजा रहे हैं अभी। नहीं, हम तो चाहते हैं बाबर आजम हमारा, आपने कैप्टन वो बहुत ही पुअर कप्तान रहे हैं, ये आपको बात माननी पड़ेगी। बीइंग ए प्लेयर वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, और हम बात भी जब भी करते हैं बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर करते हैं। एज ए बैटर तो पूरी दुनिया जानती है, हाँ स्ट्राइक रेट के ऊपर बात होती थी, वो भी बेहतर है एज ए बैटर, एज ए विकेट कीपर। आपने सरफराज को भी तो एज ए बैटर कीपर बोला था ना, कहाँ गया वो? कितनी क्रिकेट खेली है उसने, कहाँ गया वो? कैप्टनसी आज भी कर रहा है, सिंध की हर जगह करता है, तो जो अच्छा खेलता है वो कैप्टन बनता है। आपको पता है कि इस मुल्क का लिविंग लेजेंड है, बहुत सारे लेजेंड है, मगर लेजेंड को सपोर्ट भी करनी चाहिए। 2007 का कप्तान और 2017 का कप्तान, ये आपके 3 लेजेंड हैं। आप माने एक को, ये आपकी मर्जी है, लेकिन सरफराज जितना ना किसी के पास दिल है, ना उसके पास उस जितना किसी का टेम्परामेंट है, ज़र्फ ही नहीं है सर, वो शख्स ज़र्फ नहीं है। हाँ। वे बहुत कम ज़र्फ लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में। सरफराज को जब कहा गया उसने वो सर, मुझे एक बात बताएं, बाबर आजम को बाबर आजम बनाने वाला कौन है? सरफराज। शादाब को शादाब बनाने वाला कौन है? सर जवाब देते जाएं, शादाब को शादाब बनाने वाला कौन? इमाद वसीम को इमाद वसीम बनाने वाला कौन? शाहीन को शाहीन बनाने वाला कौन? इस टीम को टीम बनाने वाला सरफराज है। सरफराज के साथ आपने ज्यादती की उस वक्त जब वो पीक पे था, अपनी टीम को बेहतरीन लेके जा रहा था। उस वक्त जब इमरान खान साहब, पता नहीं उनका नाम लेना पाबंदी है, जब उन्होंने आके गवर्नमेंट संभाली और क्रिकेट को तबाह करने के लिए सबसे पहला प्लान ये था कि सरफराज को हटा के बाबर को लाना, और ये वहां से क्रिकेट का डिस्ट्रैक्शन, पाकिस्तान क्रिकेट का जवाल शुरू हुआ। वो जो उन्होंने पंजाब में लगाया था वसीम अकरम प्लस बुजदार, जिस तरह वो यहाँ आके गवर्नमेंट करना सीखता रहा, बाबर आजम पाकिस्तान टीम को कैप्टन करते हुए कैप्टनसी सीखते रहे, और हमारी टीम जो है वो
डाउन गई। मैं समझता हूँ कि वो एक तबाही का आगाज़ था। उस वक्त भी अगर सरफराज के साथ जाती ना की जाती, लेकिन सरफराज ने उस पर उफ नहीं की, किसी टीवी चैनल पर बैठ के जाके तबसरे नहीं किए, किसी की डैश नहीं की, उसने अपना फोकस रखा, कैप्टनसी उतारी तो जाए ग्लव्स पहने, डोमेस्टिक खेली, रीजनल खेली, PSL खेली, जहां उसको मौका उसने खेला, क्रिकेट खेला, अपनी परफॉर्मेंस दी, परफॉर्मेंस पे वापस आया, नहीं हुई, बाहर गया, वापस मेहनत करके आया। ठीक हो गया जी, जरा लेजेंड्स को इस तरह पॉजिटिव लोगों को तो सपोर्ट करना चाहिए। सरफराज के ऊपर तो बात कर ली, लेकिन यहाँ पर वक्त हो जाता है बॉलिंग कार्ड देखने का। जरा बॉलिंग कार्ड के ऊपर नजर डालते हैं पेशावर ज़ल्मी के, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के बॉलिंग कार्ड के ऊपर भी जब ऑफ फेयर हम बात कर रहे थे तो उसमें भी सलमान इरशाद के अलावा कोई हमें इंपैक्टफुल बॉलर उस तरह से नजर नहीं आता। पिछले सीजन में सलमान भी होते थे, वाब रियाज भी होते थे, फिर इनके पास मुजीब भी होते थे, तो एक वैरायटी ऑफ बॉलर्स मौजूद थे पेशावर ज़ल्मी में। लेकिन इस दफा पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग अगर देखिए तो 3 ओवर्स तो साइम अयूब करवा जाते हैं। 3 ओवर्स में ही वाज इंप्रेसिव, गिव अवे 24 रन्स एंड 1 विकेट विद इकोनॉमी ऑफ 8। व्हेन वी टॉक अबाउट लुकवुड, ही वाज आल्सो इंप्रेसिव, 4 ओवर्स 37 रन्स 1 विकेट, 9.25 की इनकी इकोनॉमी रही। लेकिन नवीन उल हक, दैट्स द पॉइंट ऑफ वरी फॉर बाबर आजम इन पेशावर ज़ल्मी के। हर मैच में ये रन्स दे रहे, 4 ओवर्स में 41 रन्स, 1 विकेट, 10.25 का इकोनॉमी है। और याद रहे कि ये इनके स्ट्राइक बॉलर हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट आरिफ याकूब, 4 ओवर्स में 27 रन्स हैं विद 9 डॉट्स एंड 5 विकेट्स। आरिफ वाज वेरी स्पेशल टुडे और इकोनॉमी भी क्या कमाल थी। और वाल्टर 1 ओवर में 9 रन्स दिए और इरशाद 4 ओवर्स 52 रन्स 1 विकेट। सर जी, अगर बात की जाए यहाँ पर, चले बल्कि ब्रेक लेते हैं। ऊपर से प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि ब्रेक लेते हैं और उसके बाद पेशावर के ऊपर बात करेंगे और फिर अगले मैच के ऊपर बात करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी के ऊपर, पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स के ऊपर। और जिस तरह अभी मैं वेलकम बैक में चौंका हूँ, इसी तरह पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग भी चौंक जाती है। और कल भी चौंकी है, आज भी चौंकी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पेशावर ज़ल्मी जीत गया। लेकिन हसन भाई, जिस तरह शाकिर प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि पेशावर की बॉलिंग में वो दमखम नज़र नहीं आता, मुझे तो फ्रेंकली स्पीकिंग इस PSL में किसी भी बॉलिंग में वो दमखम नज़र नहीं आता। PSL जानी जाती थी कि हर सीज़न में 2-3 ऐसे प्लेयर हम प्रोड्यूस करते थे जो कि फ्यूचर का प्रॉस्पेक्ट लगते थे, स्पेशली फास्ट बॉलर्स। लेकिन इसमें सलमान इरशाद हैं, वो भी लीड कर रहे हैं। लेकिन वो आपको पता है कि डेथ ओवर्स के बॉलर हैं, उनको कहाँ पे यूटिलाइज़ करना है, किस तरह करना है। फिर कप्तान आपका लॉन्ग ऑन पे चला जाता है। फिर नवीन उल हक पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया जा रहा है, उनको बड़ा वेलकम किया गया। किसी दिन 52 रन देते हैं, किसी दिन 40 रन देते हैं। लुकवुड ही एक ऐसे बॉलर लगे कि जो कि उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं, या फिर आरिफ याकूब जिन्होंने 5 विकेट्स लिए। और देखिए स्पिनर पे भी हेल्प कर रही हैं पिचेस। और जिस तरह से फास्ट बॉलर्स अगर आप देखें, डेल स्टेन जैसे जो बॉलर हैं साउथ अफ्रीकन फास्टेस्ट, वो भी आके उन्होंने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन किया था। मगर बैटिंग पैराडाइज पिचेस जब होंगी तो वहाँ पर मुश्किल हो जाता है बॉलर्स के लिए। या तो पेस ऑफ से आप बॉलिंग करेंगे तो वही बचत हो सकती है आपकी, अदरवाइज आप तेज़ जितनी करेंगे उतने जो हैं वो बैटर्स जो हैं वो शॉट्स खेलते हैं। तो यही ऑप्शन था। उसके बाद नवीन जो है वो बड़ा स्ट्राइक विकेट कर रहे थे बॉलिंग में, चेंज ऑफ पेस भी किया। मगर आजम खान से जब बैट से रन निकलना शुरू होते हैं, उनको शॉर्ट बॉलें करेंगे, उनके रूम्स में बॉल करेंगे, वहाँ वो हिट करेंगे। देखें स्लैश किया बैकफुट पॉइंट पे उन्होंने, और शॉट ऐसे खेले आउटस्टैंडिंग, जहाँ पर बाबर आजम कैप्टन जो है वो नर्वस हो गए कि मैं किससे ओवर करवाऊँ। तो यही ऑप्शन था स्पिनर्स का। और जहाँ तक आपने बात करी, मोहम्मद अली के ऐसे बॉलर्स हैं, 13 से ज़्यादा विकेटें हैं उनकी अभी तक, वो विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करेंगे जितने भी हमने मैच देखे। मोहम्मद अली भी, सॉरी टू कट यू, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको हमने ना देखा हो। देखिए चेहरा मोहम्मद अली पिछले 8-10 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहा है, पाकिस्तान की जानिब से भी टेस्ट खेल चुका, मतलब कोई नया नाम बॉलिंग में इस दफा आपको कोई फास्ट बॉलर नजर आया? आप पिचेस बनाएंगे तो फास्ट बॉलर नजर आएंगे ना। पिचेस मीर हमजा बॉलिंग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से करते हुए आए, शाहीन शाह फिर वही 143 पे कर रहे हैं बॉल, और चेंज ऑफ पेस कर रहे हैं, वेरिएशन से कर रहे हैं। नया नाम और कहाँ से आएगा फास्ट बॉलिंग में? और बैटिंग पैराडाइज पिचेस बनी हुई हैं। आप अगर देखें तो 212 रन हो गए हैं। उसके बाद फिर लाहौर में अगर देखें तो 180 रन हुए हैं, 180, फिर दोबारा आज 200 रन की इनिंग्स हुई है। तो स्पिनर्स पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। उसामा मीर बॉलिंग कर रहे हैं, शदाब बॉलिंग कर रहे हैं, उसके बाद तबरेज़ शमसी जो हैं वो वहाँ बॉलिंग कर रहे हैं। तो बॉलर्स को जब हेल्प मिलेगी, फास्ट बॉलर जब प्रोड्यूस होंगे आपके, जब आप पिचेस अच्छी बनाएंगे, उनको हेल्प मिलेगी। शाकिर, योर टेक ऑन दिस? मैं समझता हूँ कि नवीन उल हक या सलमान इरशाद या वोडी के अलावा ऑप्शन ही क्या बाबर आजम के पास। सवाल ये है कि आप इनको यूटिलाइज़ कैसे करना है। बात वही है कि जब नवीन उल हक को छक्के पड़ रहे हैं, आजम मार रहा है, जब सलमान को छक्के पड़े हैं तो कैप्टन नहीं है यार, कैप्टन उसको गेम प्लान नहीं दे रहा बॉलर को। बॉलर आपको एज अ कैप्टन गेम प्लान भी देना है, आपको उसके मुताबिक फील्ड एडजस्ट करनी है, उसको बताना है कि यार। और बाबर आजम से बेहतर कौन जानता है कि आजम खान की क्या कमज़ोरी है। अगर बाबर आजम खान को इन बॉलर के साथ आउट नहीं कर सकता तो फिर उसकी कैप्टनसी पे सवाल उठते हैं। मेरा ख्याल है कि इन विकेट्स पर जब एक फटा विकेट्स हैं, बॉलर के लिए कुछ भी नहीं रहा, PSL को अब जो है वो सिर्फ बैटर्स की गेम बना दिया गया, तो उस दौरान इन बॉलर्स को
बैकअप करना कैप्टन का काम है, उनको गेम प्लान देना और उस स्ट्रेटजी के साथ है। मैं समझता हूँ कि जब 19वें ओवर में गेम प्लान ये था कि बस आपने थोड़ा सा वाइड रखना है, दूर रखना है बॉलर बैटर से बॉल, तो उसने रिजल्ट दिया। यही काम अगर उस वक्त जब नवीनुल्लाह किया, सलमान रशाद को आजम खान मार रहा था, तो उस वक्त भी कैप्टन आके वो गेम प्लान उसको देते, मेरा ख्याल है वो कटेल कर लेते उस डैमेज को जो उस वक्त मैच ऑलमोस्ट लेगी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो बॉलर्स की परफॉर्मेंस को ज़्यादा क्रिटिसाइज करने के बजाय मैं समझता हूँ कि विकेट्स बॉलर्स फ्रेंडली बिल्कुल नहीं बनाई जा रही, और ये चीज़ ठीक है, एक्साइटमेंट आ रही है गेम में, लेकिन ये तबाही है पाकिस्तान की क्रिकेट की कि पाकिस्तान हमेशा फास्ट बॉलर के नाम से ही जाना जाता था, और कुछ अरसे से हमने देखा है कि फास्ट बॉलर नहीं है। अभी अनफिट हो गए, पिंडी की विकेट होती थी सर, हारिस जो है वो भी अनफिट हो गए, पिंडी की विकेट होती थी, पिंडी की विकेट बॉलर्स फ्रेंडली होती थी, यहाँ बॉलर के लिए बड़ी जान होती थी। उसको भी आप देख लें, पिछले साल 250 रन यहाँ बने और केस हुए, और इस बार चलो शायद थोड़ा सा 2 तारीख से मैच होंगे, देखते हैं किस तरह के ट्रैक। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बॉलर्स में अब तक कोई मसला नहीं है, कंडीशन उनको इतनी सूट नहीं करे, और फिर अगर कैप्टन उनको उस तरह से लीड नहीं करेगा, उनको प्रॉपर टाइम पर यूटिलाइज नहीं करेगा, रिजवान जिस तरह बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहा है, इमन शान मसूद जिस तरह बॉलर्स को यूटिलाइज कर रहा है, उस तरह अगर बाबर भी कर लें थोड़ा सा और फोकस करें अपनी कैप्टनसी पे, तो ये नवीनुल्लाह और सलमान रशाद को माड़े बॉलर नहीं है, इन बॉलर से मैचेस जीते जा सकते हैं। सर लेट्स टॉक अबाउट आरिफ याकूब। आरिफ याकूब वाज वेरी स्पेशल, ही टुक 5 विकेट्स, और आप ये भी देखिए कि इस पूरे PSL में मीर हमजा परफॉर्म कर रहे हैं, मोहम्मद अली परफॉर्म कर रहे हैं, आरिफ याकूब परफॉर्म कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं। अबरार चले डोमेस्टिक पिछले 1 साल में तो नहीं खेला, ये डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, और PSL में भी अब डोमेस्टिक का परफॉर्मर आके परफॉर्म कर रहा है। मतलब कि वो लेवल भी तो नहीं रहा ना हमारे जो सुपरस्टार्स हैं उनका भी। देखिए लेवल तो नहीं रहा है, अगेन वही है कि लंबे ओवर्स करेगा बॉलर्स, तो जब भी उसकी शोल्डर में जान आएगी और वो ग्रिप करेगा बॉल को, अदरवाइज तो स्पिनर्स जो देख रहे हैं जितने भी हैं, समा मीर हमने बताया कि वर्ल्ड कप में गए थे, किस तरह से बड़े प्लेयर्स आए वहाँ वो बॉलिंग कर रहे थे, वार्नर जैसे बैटर्स जो है वो खेल रहे थे, वहाँ उनको मुश्किल हो रहा था बॉल करने। फिर एशिया कप में भी आप देखें किस तरह बॉलिंग कर रहे थे। और ओवरऑल यही कि स्पिनर आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, नवाब को आपको इतना खिलाया है एज अ राउंडर, वो भी जो है वो दूसरी फ्रेंचाइज ने पिक किया उनको, वहाँ से दूसरी फ्रेंचाइज, पहले कोटा में थे फिर दूसरी फ्रेंचाइज में आ गए। तो स्पिनर्स को अपनी शोल्डर में जान लगानी पड़ेगी और उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी डोमेस्टिक में। अब मैंने पहले भी बताया था उस दिन प्रोग्राम में कि डोमेस्टिक 4 दिन की होती थी, हम लोग 4 दिन, और फाइनल का दिन ट्रॉफी पैटर्न ट्रॉफी का 5 दिन का होता था। आज आपने 80 ओवर्स की इनिंग्स कर दी है, और इनिंग ओवर्स जो है लिमिटेशन में कर दिए फर्स्ट क्लास में। तो यही है कि हमारा फोकस T20 फॉर्मेट पे ही हो रहा है फोकस। लेट्स हैव अ लुक एट द हेड टू हेड ऑफ टुमारोज मैच, बिग क्लैश बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान, और लगता यह है कि लाहौर कलंदर्स अगर कल का मुकाबला हार गया तो फिर इफ एंड बट से भी बात दूर तक चली जाएगी। और ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है आपके सामने, 18 मैचेस खेले हैं लाहौर कलंदर्स ने, एंड व्हाट आ इंटरेस्टिंग जो है ना रिजल्ट्स इसके, 9 मैचेस जीते हैं लाहौर कलंदर ने और 9 ही मैचेस जीते हैं मुल्तान सुल्तान ने। सो पलड़ा यहाँ पर बारी किसी भी टीम का नहीं है, 50-50 है। कल का मैच जो भी जीतेगा वो मुकाबला अपने नाम करने में कामयाब होगा। शाकिर साहब, लाहौर इज़ डाउन एंड आउट इन दिस टूर्नामेंट, और ये भी याद रखिए कि लाहौर के पास वो तमाम तर इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान टीम में होते हैं। शाहीन शाह अफरीदी इज़ अ प्राइम बॉलर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जमान खान इज़ अ प्राइम बॉलर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, अब्दुल्ला शफीक जो कि जिनको खिलाया नहीं जा रहा वो पाकिस्तान के एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। ये तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद भी लाहौर कलंदर मैच नहीं जीत पा रहा। ये क्या हो रहा है लाहौर कलंदर के साथ? मैं समझता हूँ जी लाहौर कलंदर इज ब्लंडर्स इन दिस टूर्नामेंट, और ब्लंडर्स की वजह से उनको ये पोजीशन आई है। एक तो उनका सेटबैक भी हो गया कि राशिद खान पे बहुत रिलाई करती थी, उनकी एब्सेंस बड़ा जो है वो फील हो रही है। फिर इज़ अ स्टार बॉलर, बैकबोन थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी, लाहौर कलंदर की भी, हारिस रऊफ उनके साथ ये इंजरी होगी। ये सारी चीज़ें बहरहाल उनको एक डैमेज तो ज़रूर कर रही हैं। लेकिन मैं फिर बात करूंगा कैप्टनसी की। इस पूरे टूर्नामेंट में हम कल भी हमने देखा, पिछले मैच में देखा, जो बैटिंग ऑर्डर आता है, आप अभी जो दुबई में T20 सीरीज़ हुई है उसमें जो टूर्नामेंट हुआ है ILT, उसके टॉप जो परफॉर्मर है रजा, सिकंदर रजा को यूटिलाइज नहीं कर रहे सर। मतलब आप 6, 7, 8 नंबर पे भेज रहे हैं उसको, और 2 मैचों में जो हारे हैं आप, अगर सिकंदर रजा टाइमली आ जाते तो वो, और उनको बॉलिंग में भी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। कैप्टन T20 के कार्लिस ब्रेथवेट, मतलब वो ब्रेथवेट जो 1 ओवर में 6 छक्के मार के अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना देता है, आप उस पे जो है वो रिलाई नहीं कर रहे और किसको भेज रहे हैं उससे पहले यार। तो ये कैप्टनसी ब्लंडर है ना, इसको ब्लंडर ही कहेंगे। या आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, आपको पाकिस्तान की टीम का कैप्टन बना दिया तो आपने जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स ऐसी चवलें मारनी है कि टीम का बेड़ागर करना है। तो ये पोटेंशियल वाइज लाहौर के अंदर को बुरी टीम अब भी नहीं है। राशिद खान की एब्सेंस में, हारिस रऊफ की एब्सेंस में अब भी पोटेंशियल वाइज बुरी टीम नहीं है। लेकिन जब आप अपना जो पोटेंशियल आपके पास है, जो आपके हथियार हैं, उसको यूटिलाइज अगर सेंसिबली नहीं करेंगे। सर ये भी तो एक सवाल है ना हसन भाई के, जब शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान जैसे बॉलर्स को या हारिस रऊफ को भी जब मार पड़ती है अपने लोकल खिलाड़ियों से, तो ये कल जाके वर्ल्ड कप में क्या करेंगे?
देखिए लोकल खिलाड़ियों से मार तो पड़ती है, वो बताया कि गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, इतनी क्रिकेट आप खेले हुए हैं, आपको यूटिलाइज होना चाहिए। अब सऊद शकील जैसे बैटर्स हैं वो भी शॉट खेल रहे होते हैं, उनसे ओपनिंग करवाई जा रही है। अब मगर यही है कि बैटिंग बैटराइज पिचेज हैं, आप पेस ऑफ करेंगे, चेंज ऑफ पेस करेंगे, बॉल में वेरिएशन लेके आएंगे, जब भी आपको संभाला मिल सकता है। और यही चीज़ होती है कि वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप में आपके बैटर्स मिल रहे हैं, ओवरसीज़ बैटर्स देखें वो परफॉर्म बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और आपके बात यही कि वो पिंडी में देखेंगे किस तरह से पिचेस बनती हैं, जहाँ पर फास्ट बॉलर जो है यहाँ पर उनको सूटेबल पिचेस होंगी या नहीं होंगी। अदरवाइज देखें मुल्तान में, लाहौर में कि बैटर्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग खेले थे कुछ शुरू के मैचेस। अगर हम देखें कोटा वाला तो 140 रन हुए लोएस्ट स्कोरिंग, उसके बाद अब हाईएस्ट रन होना शुरू हो गए। तो यही चीज़ है कि आपका जो मेन बॉलर था वो अनफिट हो गया, हारिस रऊफ। जो जहादात जैसे ऑलराउंडर हैं आपके पास वो आए हुए हैं, मोहम्मद अली हमने बताया वो खेल रहे हैं। बाकी जो है डेविड विली जैसे बॉलर्स, ये लोग जो है चेंज ऑफ पेस कर रहे हैं, वेरिएशन से कर रहे हैं। लुक वुड देखें आप इंग्लैंड के। तो यही चीज़ है कि आपको जो है बॉलिंग में फास्ट बॉलर्स तो आ रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो शाहीन शाह अफरीदी भी वापस रिहैब से वापस आए। उसके बाद जो नसीम शाह हैं वो रिहैब से वापस आए, उनकी भी बॉल में पेस थोड़ा सा आया, 143 से उन्होंने बॉल की थी। अगर वो देखें पिच का, अगर आप देखेंगे तो पिच अगर होगी अच्छी सपोर्टिंग बॉलिंग के लिए तो फास्ट बॉलर प्रोड्यूस होंगे यहाँ पर। अच्छा शाकिर साहब, अगर बात की जाए लाहौर की कैप्टनसी की, तो कैप्टनसी की तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती। क्या आपको इस बात की समझ आती है कि अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर बाहर है, क्या वजूहत इसकी हो सकती है? मेरे ख्याल अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील दो ऐसे प्लेयर हैं जिनकी यहाँ आपके शो में बैठ के मैंने बहुत तारीफ़ की कि वो बड़े कम्पैक्ट प्लेयर हैं, प्रॉपर बैटर हैं। जिस तरह से अपने आप को इम्प्रोवाइज़ किया है सऊद शकील ने, मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहे हैं, कोयटा से उन्होंने बड़ी अच्छी 360 शॉट्स के लिए ये वो। अब्दुल्ला शफीक को भी पूरा पोटेंशियल है, उनको मौका देना चाहिए था। मेरा ख्याल है कोई इनका जो लेफ्ट राइट का कम्बिनेशन ऐसा शायद नहीं बन रहा जिसकी वजह से उनको मौका नहीं दे रही। क्या वजह इस पर 2 मैचेस के बाद बनाएंगे। बहरहाल एक इतना अच्छा पोटेंशियल प्लेयर जो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको लाहौर के अंदर में जगह नहीं बन रही, और वो इन विकेट्स पे, इन फटा विकेट्स पे जहाँ बैटर्स के लिए सब कुछ है, वहाँ अब्दुल्ला शफीक बहुत लीथल हो सकता है। अब गेम प्लान वो बताया ना कि लाहौर के अंदर की ब्लंडर्स ही हैं जो उनको इस लेवल पे ले गए हैं। क्लंदर्स के ब्लंडर्स अगर खत्म हुए तो अभी मेरे ख्याल उनके पास शायद रिकवरी का चांस शायद नहीं, अब नहीं है। कोई और टीम बहुत इनसे बड़े ब्लंडर कर जाए तो कहीं वापसी आखिरी नंबर पे उनकी हो जाए तो हो जाए, लेकिन अब दिल्ली दूरस्थ हो गया उनके लिए, दिल्ली दूरस्थ हो गया। सर मुल्तान की अगर बात की जाए तो मुल्तान में कुछ चेंजेस आप सर्टन देख रहे हैं, जिस तरह फैसल अकरम में अभी तक उनको नहीं खिलाया, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनके पास एक लिवरेज है, लाहौर के खिलाफ उनका मुकाबला है, और लाहौर एक ऐसी टीम है अगर उनसे वो हार भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उन्हें। नहीं, एक विनिंग कॉम्बिनेशन होता है आपका। अगर देखें अभी लास्ट में पेशावर ज़ल्मी ने विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया था अपना आज के मैच में, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिजवान जो है वो पूरा एनर्जेटिक हुए हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं टीम का, और टॉप अभी टेबल पे देखें 8 पॉइंट्स हो गए उनके। और मगर एक चीज़ है फेवरिज्म में गई है उनके कि मुल्तान में जब वो खेले थे तो होम ग्राउंड कंडीशन में खेल रहे हैं, कंटिन्यू वहाँ के क्राउड सपोर्ट भी कर रहा था और वहाँ की पिचेस सूटेबल थी उनके लिए। अब यहाँ पर आके देखते हैं कि मैच में क्या टर्न ओवर होगा उनके लिए। और अगेन जो बॉलिंग रिदम है बड़ा अच्छा चल रहा है मुल्तान सुल्तान का। इनका टीम कॉम्बिनेशन देखें, डेविड विली चेंज ऑफ पेस करते हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट, तो अटैक भी कर रहे हैं बीच में। रिजवान आके बैटिंग में टॉप ऑर्डर में आके कैप्टनसी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, तो टॉप टीम है। अभी लाहौर जो है ऑलरेडी देखें आप कहाँ पर किस पोजीशन पे, तो एक टीम का कॉम्बिनेशन जो बना हुआ होता है, कोचेज़ और जो टीम स्टाफ होता है वो कोशिश यही करता है कि उसी टीम कॉम्बिनेशन में टीम को उतारें। तो मेरे ख्याल में अब कोई गुंजाइश नहीं है मुल्तान के पास कि ज़्यादा कोई चेंजेस करें, इसी टीम से जाएंगे वो। ठीक हो गया, आखिरी मिनट चल रहे हैं। अगर प्रोड्यूसर साहब आपके पास पॉइंट्स टेबल है तो वो भी चला दीजिए। अगर पॉइंट्स टेबल पे हम नज़र डाल लें तो आज के बाद काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स टेबल आपको चेंज नज़र आएगा, क्योंकि इस्लामाबाद की हार के बाद इस्लामाबाद अब बिल्कुल लाहौर के साथ आके खड़ा हो चुका है, और टॉप 4 टीम्स आपको सामने नज़र आ जाएंगी। ये देखिए जी, मुल्तान सुल्तान 5 मैचेस में 4 जीती है, 1 हारी है, और टॉप पे मौजूद है मुल्तान सुल्तान। कोयटा ग्लैडिएटर्स 4 में से 3 जीतकर दूसरे नंबर पे है। पेशावर ज़ल्मी 5 में से 3 जीतकर तीसरे नंबर पे है। कराची किंग्स 3 में से 2 जीतकर चौथे नंबर पे है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 मैचेस खेल चुकी है, 1 मैच जीता है और ये हैं 5वें नंबर पे। और लाहौर कलंदर्स 5 मैचेस हैं और 5 के 5 मैच हार चुकी है। सो ये जो कार्ड है, अगर लेट्स सपोज कल लाहौर हार जाता है और इस्लामाबाद अपना अगला मुकाबला हार जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि मिड वे में भी हमें शाकिर साहब ये समझ आ जाएगी कि टॉप की 4 टीमें कौन सी हैं। मेरे ख्याल टॉप की 4 टीमें अभी समझ आ रही है कि लाहौर और इस्लामाबाद का रोल है, बाकी ये टीमें टॉप टीमें वही 4 हैं, और वो तकरीबन 4 टीमों ने मोमेंटम आप पकड़ लिया। T20 इज़ ऑल अबाउट मोमेंटम, आपको टूर्नामेंट में मिल जाए और कोई आप ब्लंडर ना मारें। सेंसिबली अगर आप अप्रोच रखेंगे तो यही 4 टीमें मुझे आगे जाती दिखाई दे रही हैं। और लाहौर इस्लामाबाद का सफ़र, दो टाइम की चैंपियन इस्लामाबाद
और 2 टाइम की लाहौर। इस दफा जो भी बनेगा वो दूसरी टाइम का चैंपियन हो जाएगा। ये दोनों टीमें मुझे कोयटा और मुल्तान जो है 2 टीमें ऐसी लग रही हैं थ्रू आउट सीजन 9 में मुझे कि यार बाबर सेंचुरी मुझे लग रहा है कि कोयटा और मुल्तान का फाइनल होगा। होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुल्तान और कोयटा का फाइनल होगा। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं दोनों टीम, और दोनों की जो है वो इस वक्त के जो हालात हैं और जिस तरह का उनको गेम प्लान मिल रहा है, बहुत लीथल टीमें बनी। सर ये बताएं कल का मैच कौन जीतेगा, लाहौर या फिर मुल्तान? जो हालत है वो तो मुल्तान के साथ ही मैं जाऊंगा, लेकिन अगर बाकी विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं जिस तरह का आपने कहा, मुल्तान थोड़ा सा अगर नई जगह पे, तो शायद कोई अपसेट हो जाए, लेकिन अगर लाहौर मुल्तान को हरा देगा तो मैं इसको अपसेट ही कल वैसे लाहौर में आखिरी मैच है, लाहौर एक जीत तो लाहौरियों के शायकीन की हद तक मैं कहूँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर टीम में पूरा पोटेंशियल है। सारे ब्लेंडर्स हैं जो उनको इस लेवल पे ले गए हैं और बहुत ब्लेंडर मारे हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट में। ठीक सर, कल कौन जीतेगा? ऑब्वियसली टॉप टेबल पे देखें मुल्तान सुल्तान है तो वही जीतेगी, अगर बहुत ज़्यादा ब्लेंडर किया तो फिर। हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शाकिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप साउथ अफ्रीका से स्ट्रेट अवे यहाँ पे आए। आपको भी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में तंग करेंगे। ख़वातीन और ज़ात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।